गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आनंद सर आज आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा। विद्युत के बारे में मैं आनंद सर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा और क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी में, उसके कुछ टर्म्स हमें आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या पढ़ना है पहले हम उसको जान लें। टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, पहले हमें परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी का परिचय। दूसरा चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना पढ़नी है। तीसरा है विद्युत धारा की गति, विद्युत धारा की गति कैसी होती है, मतलब कि फ्लो ऑफ करंट की का मोशन कैसा होता है। चौथा है विद्युत के प्रकार, प्रकार के पदार्थ, विद्युत से बनने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। फिर आपको एसी और डीसी के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको विद्युत धारा, वाहक बल के बारे में बताएंगे। एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। ये 8 टॉपिक लेके आज आया हूँ मैं आपको। 8 टॉपिक है और 8 टॉपिक के ऊपर आज मैं कंक्लूजन और आपको वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कब हो गया था, जब चार्ज का जन्म हुआ था, जब आवेश का जन्म हो गया था। जब आवेश दो पॉजिटिव या निगेटिव के रगड़ से जो आवेश का जन्म हो गया था, तभी से ही समझ लीजिए बिजली का जन्म हो गया था। क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो बदल जाती है लाइट में, प्रकाश में। अब प्रकाश से ऊष्मा भी आती है, ऊष्मा कन्वर्ट हो जाती है लाइट में। तो मतलब ये एक दूसरे के रूपांतरण है। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू द मैग्नेटिज्म आल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी विद्युत प्रकाशीय ऊर्जा में भी रूपांतरण होती है। रूपांतरण से हीटर जलाते तो हीटर जलाते तो उसमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म जो है किसके वजह से हुआ, चार्ज के कारण। वो चार्ज होते क्या है बेटा, वो आवेश होते क्या है, काफी क्लासेस में आप करे होंगे, आपको ये कंफ्यूजन बना होगा आवेश होते किस चीज के। बेटा मैं बता दूं, परमाणु संरचना। दूसरे पे परमाणु संरचना जो होता है, परमाणु संरचना के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु संरचना के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गतिमान होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया कि कितने पदार्थ होते हैं, तो ये पदार्थ को डिवाइड करने वाले भी इलेक्ट्रॉन ही हैं। कि देखिए 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं बेटा, एक चालक होता है, कुचालक होता है, एक अर्धचालक होता है। ठीक है, विद्युत में 3 प्रकार के पदार्थ हो गए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं, जिसमें धारा आसानी से प्रवाह करे, जिसमें धारा आसानी से प्रवाह करे वो चालक होता है। जैसे कि पंखा चला दिया तो पंखा चलने लगता है, तुरंत उसके अंदर चालक भरा हुआ है कॉपर के रूप में। ठीक है, गोल्ड हो गया चालक है, AgU। ठीक है, सोना चांदी, ये सब हमारे क्या है, चालक है। और अचालक जिसमें एकदम धारा प्रवाहित ना हो, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी पदार्थ क्या हो गए, कुचालक हो गए या अचालक हो गए। और अर्धचालक वो युक्ति है जो चालक जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से ज्यादा होती है, उसे बेटा अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, चालक क्या हुआ, अचालक बताया, अर्धचालक बताया, फिर क्या बताइए। एग्जाम्पल में किसका एग्जाम्पल छूट गया, चालक का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, कॉपर सिल्वर गोल्ड, सोडियम पोटेशियम रुबेडियम, हेलिना करे रब से फरियाद, बात याद कर लो, मैंने बताया भी था। सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये भी से हमारे चालक हैं। हम नहीं अरबपति खरबपति, जी हाँ रोडपति, ये तो नियॉन गैस है, इनका तो दूर दूर से ना आता नहीं है, ना ये किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं, तो इनको न ये चालक में गिने जाता है ना अचालक में। अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ए ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये हमारे चालक के रूप में कार्य करते हैं। डी ब्लॉक एस ब्लॉक के एलिमेंट हमारे चालक के रूप में कार्य करते हैं। बता दिया आपको, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एस ब्लॉक से हमें चालक मिल जाते हैं। अच्छा, चालक मिल गए बेटा, चालक के मिलने के बाद अचालक कहाँ मिलते हैं, अचालक पी ब्लॉक में मिलते हैं।
पी ब्लॉक में ही कुचालक, अचालक मिलते हैं और अर्धचालक भी पी ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। अर्धचालक की भी अवस्था पी ब्लॉक के अंदर ही अर्धचालक की भी अवस्था पाई जाती है। तो हमारी अर्धचालक की लिस्ट में ऐसे आप अगर देखेंगे बोरान वाली फैमिली, बोरान फैमिली बैगन आलू गया इन थाली, ठीक है, बैगन आलू गया इन थाली आपने याद कर लिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन परिवार ऑक्सीजन से होता है, उससे टीपो, तो ये ऑक्सीजन का हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे जो हो गया, तो ये पी ब्लॉक के हुए। और लास्ट है सबसे हीलियम से, तो हम नहीं अरबपति खरबपति, जी हाँ रोडपति, तो ये पूरा उधर खत्म हो गया। एस ब्लॉक में बताया मैंने, हेलीना, एस ब्लॉक का हेलीना करो रब से फरियाद। फिर लड़का मांग रहा था स्कूटर, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। कैल्शियम, बेरिलियम, कैल्शियम इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है हम नहीं, फिर क्यों नहीं राहों में परदेसी, उसका इरादा पता नहीं, तो फिर FE से आता है, फिर कोई नहीं राहों में परदेसी, उसका इरादा पता नहीं, तो ये हमारा किस में आता है, ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए बनाया मैंने। तो जितना मैंने बताया तो वो तो कुछ परमाणु संरचना याद हो जाएंगे ना, नाम याद हो जाएंगे ना, तो 1 से लेकर 30 तक याद कर लो बेटा, तो काफी काम आएगा, आगे के लिए काफी काम आएंगे। अब ये पदार्थ में भी हमने टिक कर लिया, परिचय सीखा, परिचय देखो, ये परमाणु संरचना सीखी, ये सीखा। अब आखिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो देखो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या 1 कूलाम प्रति सेकंड को 1 एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर की डेफिनेशन वहीं से खत्म हो जाती है। एक किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने के लिए जितना समय लगता है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश चढ़ाने के लिए, किसी चालक को धक्का 1 कूलाम आवेश चढ़ाने के लिए जितना समय ले रहे हो वही उसका क्या कहलाएगा, हाँ एम्पियर कहलाएगा। अच्छा, मैंने कहा चालक चढ़ाया जाता है, जैसे हाँ सही बात, बिल्कुल चढ़ाया जाता है। आपके अंदर एनर्जी ना लाऊं, आपके अंदर पढ़ाते समय एनर्जी ना लाऊं तो आप भी पढ़ोगे नहीं। तो चालक के अंदर पहले आप क्या ठकाठक क्या चढ़ाया जाता है, चार्ज चढ़ाया जाता है। जब चालक के अंदर चार्ज भर जाता है अंदर से, तब वो निकल के आता है एनर्जी। जैसे कि एक ग्लूकोज, दो व्यक्ति लेटे हुए हैं, एक व्यक्ति को ग्लूकोज मैं चढ़ा रहा हूँ 1 दिन में 1 बोतल, और दूसरा वाला व्यक्ति एक ही दिन में ठीक होकर चला जाता है। क्यों, मैंने देखा उसको 1 बोतल 2 बोतल जो है 3 घंटे 3 बोतल चढ़ते हैं 1 दिन में, और वो ठीक होकर चला गया। एक आदमी को 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल चढ़ा जा रहा है, तो वो जल्दी चला गया। फिर मैंने एक और चीज देखा, एक व्यक्ति को मारना था तो उसको 68 चार्ज चढ़ाते गए, तो ज्यादा चार्ज चढ़ा दोगे तो बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी, तो वैसे ज्यादा ग्लूकोज चढ़ा दिया उसको पैसा लूटने के चक्कर में, तो वो आदमी निकल गया। तो वो होता है चार्ज का निकलना, चार्ज का ज्यादा आ जाना, चार्ज का कम हो जाना, इक्विवेलेंस होनी चाहिए। इक्विवेलेंट अगर है, स्टडी में भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हम डेली पढ़े, थोड़ा पढ़े, लेकिन पढ़े। वैसे ही लाइफ भी चलती है। अगर हमारे अंदर ज्यादा चार्ज आ जाएगा तो भी दिक्कत है, हम हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मार तोड़ करेंगे। और कम चार्ज होगा तो हम अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे ढंग रूप से, तो हम दूसरे पर निर्भर होने लगेंगे। तो बेटा ये है एक्चुअली डिफिनेशन ऑफ द चार्ज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हम आ जाए तो भाई धारा को आई से लिखते हैं, मैंने बताया था आई बराबर आई यूटो शब्द से लिया गया है, IOTO, यूटो जो एक राष्ट्र है। आप बताते हैं कि इटली से या फ्रांस से या जहां से भी उठाया गया, तो यही से आई बना, क्योंकि विद्युत धारा तो इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए ना, लेकिन इसे आई से लिखते हैं। आई बराबर Q अपॉन T, और Q का मात्रा क्या हो गया, कूलाम पर सेकेंड, और कूलाम पर सेकेंड को ही 1 एम्पियर बोलते हैं। बोलिए, कूलाम पर सेकेंड को ही 1 एम्पियर कहा जाता है। अच्छा, टॉपिक में विद्युत धारा खत्म हो गया, विद्युत धारा की गति आ गई। अब अभी लॉ ऑफ मोशन, विद्युत धारा किस प्रकार की गति करते हैं। तो देखिए बेटा, विद्युत धारा की गति जो होती है वो आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है।
तो मतलब विद्युत धारा की गति हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन्स की गति निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करती है। तो ये हमारा विद्युत धारा की गति लिख लेंगे विद्युत धारा की गति। तो विद्युत धारा की गति इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव में कर रहा है तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी गति होगी, विद्युत धारा की गति होगी। विद्युत धारा वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में जानिए। देखिए ईएमएफ बेटा बहुत ही सरल है। देखिए एक बहुत बड़ा सर्किल जो बना हुआ है, मान लेते हैं एक कॉपर का वो मान लेते हैं, सबसे छोटा ले लीजिए, सोडियम मान लेते हैं। सोडियम का है 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन उसके ओर बाहर चक्कर लगाता है। तो विद्युत वाहक बल कोई दूसरा आए और उसको लेके जाना चाहे, मतलब या तो क्लोरीन मान लो 2 8 8 7 इलेक्ट्रॉनों को कोई खींचना चाहे आखिरी कक्षा में, क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ये होगा 2 8 7, ठीक है, 2 8 7 इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर ये कोई सातों इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही होता है कि इस फोर्स के कारण ये फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले जाने नहीं दे रहे हैं, तभी ये घूमने के उसमें ताकत ज़्यादा जिसमें होगी वो घुमा देगी। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया, उसको घुमा दिया, तो वो जो घुमा, ठीक है, वो जो बल उत्पन्न होता है, वो जो बाहर से आया हुआ पार्टिकल जो बल का अनुभव करता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को ही हम कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है? तो वह बल जो वायर से बाहरी तरफ से आकर लग रही हो उसे हम विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब मैं डीसी और एसी के बारे में बता दूं। देखिए बेटा, पहली बात तो डीसी और एसी के बारे में बताने से पहले मैं थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने इसका आविष्कार किया। डीसी के बारे में आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने जिन्होंने डीसी का आविष्कार किया, और उसके बाद साइंटिस्ट निकोला टेस्ला है, निकोला टेस्ला जिन्होंने एसी का आविष्कार किया। देखिएगा डीसी का आविष्कार पहले हो चुका था, बाद में एसी का आविष्कार हुआ, और ये दोनों निकोला टेस्ला और साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के बीच में एक वॉर हो गई थी, एक जंग भी छिड़ी थी, जिसके उस समय का कहानी भी है थॉमस एल्वा एडिसन एंड वॉर विथ थॉमस एल्वा एडिसन एंड निकोला टेस्ला। वॉर का मतलब युद्ध, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि डीसी जो है, डीसी एक बार बन जाती है दोबारा के लिए खत्म हो जाती है, उसके लिए फिर से नया ला के फिर लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल घड़ी की सेल की बैटरी डाउन हो जाए तो एक बार जब डाउन हो जाती है तो उसको फिर से चार्ज नहीं कर पाते हैं, नया फिर से खरीद के लाना पड़ता है। फिर से अगर एग्जांपल्स ले लें, मोबाइल के पुराने वाले चार्जर एक बार डाउन हो जाते हैं फिर खराब हो जाता है, दोबारा चार्जर ही की बैटरी बदलनी पड़ती है, नहीं तो कोई काम में नहीं आता है, यूजफुल नहीं होता है। तो एडिसन साहब ने जब बनाया तो उनकी कंपनी तो दौड़ने लगी, बहुत ही कमाई करने लगी। तब जन्म हुआ निकोला टेस्ला ने, और उन्होंने एसी का जनरेट कर दिया। एसी को उन्होंने ऐसे जनरेट किया, एक बिजली का झरना, पानी का झरना बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, और उनके दिमाग में बना कि अगर इससे एक वेव बन जाए जो हमेशा नष्ट ना हो, तो वहाँ पर उन्होंने मोटर एक रख दिया, मोटर लगा के टरबाइन रखा, तो वहाँ से उन्होंने एसी करंट को जनरेट किया। तो ये मैंने उनके बारे में थोड़ी सी बता दिया, एसी और डीसी के बीच में क्या बाध्यता थी। देखिए ठीक है, एसी हर चीज़ पर काम कर सकती है, डीसी हर जगह काम नहीं कर सकती है। एसी ट्रांसफार्मर में भी लगी होती है, वो डीसी को एसी को लगाने के लिए फिर अदर हम काम कर सकते हैं। तो एसी जो है वो हर जगह यूजफुल है। हमारे घरों में 220 वोल्ट का एसी करंट आता, ना कि डीसी आता। डीसी एक बार पकड़ लेगी दोस्त तो छोड़ेगी नहीं, ठीक है, लेकिन एसी अगर पकड़ ली तो एक बार रिपल करते हैं ना, क्लॉकवाइज जाती है फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाती है फिर एंटी क्लॉकवाइज जाती है। तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में था। इसके बीच में ग्राफ था बेटा, ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। एसी का टाइम ग्राफ ये है, ठीक है, टाइम के साथ ये हमारा
डीसी का ग्राफ है, एसी का ग्राफ हो जाता है ये हमारा हो गया डीसी करंट का, सॉरी एसी के लिए। फिर से सुन लीजिएगा, ऊपर वाला डीसी के लिए है। डीसी में देखिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। और एसी में ये क्या हो रहा है, ये क्रम टूट रहा है। ठीक है, तो ये एसी और डीसी के ग्राफ थे जिसके माध्यम से हम आगे चीज़ों को जान लेंगे। अब बेटा हम जानकारी लेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिएगा, ओम्स का नियम क्या होता है, तो यहीं से समझ लीजिए, ओम्स लॉ। साइंटिस्ट ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक में, यदि किसी भी वस्तु में, यदि किसी चालक में बहने वाली करंट आई और उस पे लगने वाला वोल्टेज V में एक संबंध पाया गया। ओम ने कहा कि चालक में लगने वाली धारा I और V में एक संबंध पाया जाता है। V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाए तो कहते हैं कि जितनी धारा, ओम्स का नियम क्या कहता है, ओम्स का नियम कहता है कि I विद्युत धारा I वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है, और अगर वोल्टेज इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इसके साइन को हटा देंगे, एक नियतांक आ गया, यही नियतांक ओम्स लॉ होता है। ठीक है, प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न कर देता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न कर देता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I, इसका मात्रक ओम होता है या वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। तो V/I इज आल्सो गो टू R, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये ओम्स का नियम था। ओम्स ने बताया था वोल्टेज और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम ले लेते हैं, या वोल्ट का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर क्या मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक इसका वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। अब हमें यहाँ तक की कोई बात में दिक्कत नहीं है कि क्या हुआ, तो ये प्रतिरोध यहाँ पे खत्म हुआ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं बेटा, सवाल आया, विद्युत परिपथ, परिपथ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत परिपथ में वह चीजें आती हैं जो विद्युत परिपथ कहलाती हैं। ऐसा परिपथ जिसके अंदर एक क्या हो, प्रतिरोध हो। ठीक है, प्रतिरोध के साथ साथ एक अमीटर लगा हो, अमीटर के साथ साथ एक वोल्ट मीटर लगा हो, वोल्ट मीटर के साथ साथ नाप, इसको जानने के लिए एक बल्ब लगी हो, बल्ब के साथ साथ यहाँ पे एक कुंजी लगी हो, कुंजी के, और ये हमारा कंप्लीट हुआ। आर एमीटर नापने के लिए, मतलब कि ये करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आई धारा जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी भी लगानी पड़ेगी भाई। तो पहली बात तो ये पूरा डायग्राम ही
हमारा विद्युत परिपथ कहलाता है। तो जिसमें विद्युत परिपथ वह परिपथ होता है जिसके अंतर्गत धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव कर ले और नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जिसमें एक प्रतिरोध लगा होता है, एक अमीटर होता है, अमीटर जो करंट को मेजर करता है, एक वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। बाद में आउटपुट के लिए एक हम बल्ब का यूज कर लेते हैं, बल्ब का यूज हम आउटपुट के लिए किसका यूज कर लेते हैं, VLB बल्ब का यूज कर लेते हैं। तो ये प्रकार की, और एक की होता है, स्विच होता है जिसके माध्यम से हम इसको लगाते हैं। तो विद्युत परिपथ वह परिपथ होता है जो समायोजन होता है प्रतिरोध अमीटर, मतलब एक अमीटर का, ठीक है, एक अमीटर मतलब करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए बल्ब है, आउटपुट बताने के लिए की लगी है, बटन लगा है, और बैटरी के द्वारा उसको हम अप्लाइड करते हैं। तो ये प्रकार का परिपथ जो कहलाता है वो हमारा विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ की कहानी इतनी थी बेटा। अब आ जाता है बेटा फ्यूज किसे कहते हैं, फ्यूज। तो देखिए हर घरों में फ्यूज जब बोला गया तो खाली फ्यूज ही जानेंगे, ठीक है। हर घरों में क्या होता है कि बिजली कभी तेज आ जाती है, कभी धीम आती है। तो बिजली के तेज और डिम आने से, जब भी बिजली तेज आ गई तो हमारे घर के इक्विपमेंट्स जल सकते हैं। तो हमारे घर के इक्विपमेंट्स ना जले तो हम घर के सबसे मेन सप्लाई में एक फ्यूज लगा देते हैं, जिसमें कॉपर का वायर होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, जो कि वो खुद बर्न हो जाता है और घर के सभी चीज़ों को सेव कर ले जाता है। तो फ्यूज वह युक्ति होती है जो कि क्या करती है, जो काम में आती है, जो घरेलू काम में ये आती है कि घर के वोल्टेज के बढ़ने पर वो खुद ही ट्रिप कर जाती है, ठीक है, बिगड़ जाती है, ब्लास्ट हो जाती है और घर के इक्विपमेंट्स को बचा लेते हैं। जिस प्रकार से हमारा आज आप लोग यूज़ करते हैं कि मेन स्विच में MCV लगी है, तो आज वो जमाना आ गया, आज MCV लगी, वो ट्रिप कर जाती है और हम समझ जाते हैं कि किस कमरे की ट्रिप की है। जिस कमरे की ट्रिप करती है हम चेंज कर लेते हैं और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की खासियत थी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतनी तौहीद से जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब एक और चीज़ें हम लेते जाते हैं। और फ्यूज और स्विच में क्या अंतर है, स्विच अप एंड डाउन एक तरह से की ही होता है जिसे स्विच कहते हैं। की को बाद में की होता है, कनेक्शन था, स्विच भी एक कनेक्शन कर देता है। कभी कभी हमें बिजली की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं बिजली की। कभी बिजली की ज़रूरत नहीं होती है तो स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ करने से क्या होता है, मेन सप्लाई कट हो जाती है। जब ऑन करते हैं तो ऑन में सप्लाई कट हो जाती है, जब ऑफ करते हैं तो जब ऑफ करते हैं तो सप्लाई कट जाती है, मतलब कि सप्लाई कट हो गई तो अब उसमें लाइट नहीं जाएगी। जब ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं तो सप्लाई आ जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है, आ जाती है। जब सप्लाई आ जाती है तो फिर फुल ऑफ वे में क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होने लगता है। और जिस विभाग में करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, जैसे कि फैन है, फैन चलता है, फैन के स्विच को बंद कर देते हो आप तो फैन बंद हो जाता है। तो फैन बंद होने का पोजीशन ले लेता है, क्यों, तब तक वो स्विच बंद है, तब तक फैन रेस्ट में रहेगा, बंद रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जुड़ा गया। फिर ऑन कर देंगे स्विच तो वो जुड़ जाता है। तो ये स्विच और फ्यूज और स्विच का एक कंक्लूजन था जो हमें आपको समझाया। अब देखिए बेटा, प्रतिरोध है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक तो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना, एक तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जोड़ना। तो देखिए दोनों को जल्दी से पढ़ लेंगे, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना, ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना। तो श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना कहलाता है। और समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं,
देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को सब अगर सवाल आ जाए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़िए तो सभी प्रतिरोधों का योग हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn जितने प्रतिरोध हो सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो श्रेणी क्रम में देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जब होता है तो उसमें श्रेणी क्रम में कई प्रतिरोध एक साथ लगे हों और वो श्रेणी क्रम में हो तो एक खास बात ये भी है जान लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बहने वाली धारा समान होती है। बहने वाली धारा क्या समान होती है पेपर में पूछा गया भी है किसी जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो उसमें धारा समान में होती है। जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उसमें वोल्टेज समान होता है और धारा जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज तो अलग अलग होगा लेकिन धारा समान होगी। वोल्टेज अलग अलग होगा तीनों के लिए लेकिन धारा समान होगी। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का उद्देश्य होता है। दूसरा आ जाता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिरोध में क्या कहता है, समांतर क्रम प्रतिरोध क्या कहलाता है बेटा? तो देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध को समझने के लिए ध्यान से देखेंगे क्या है। तो समांतर क्रम समांतर क्रम जो प्रतिरोध होता है यो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn के बराबर होता है। एक बार समांतर क्रम में प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn के बराबर होता है। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध रहता है तो समांतर क्रम में चलने वाला प्रतिरोध इसके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध जो होती है इसमें लगने वाला प्रतिरोध सिंपल ऐसे ऐसे लगेगा। देखिएगा सभी जगह तीन प्रतिरोध लगा दिए और देखिए वोल्टेज एक ही देना पड़ रहा है। वोल्टेज एक ही देना यहाँ पे R1 R2 और R3 सब में I1 I2 और I3। तो I1 I2 R3 हमने देखा और मैंने बताया भी था अभी आपसे पहले कि समांतर क्रम में हमारे समांतर क्रम प्रतिरोध में प्रतिरोध की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। प्रतिरोध जो होता है R1 R2 R3 तो इसमें बहने वाली धारा I1 I2 I3 होती है। साथ में इसमें लगा हुआ वोल्टेज वो भी क्या होता है, साथ में इसमें जो वोल्टेज लगता है वो एक ही कहलाता है। श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, श्रेणी क्रम में धारा एक लेकिन वोल्टेज अलग अलग थे। ये दो विशेष अंतर हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं और मैं आशा करूंगा कि आप ये दोनों विशेष आप जरूर जान के रखें, याद रखें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे मुझे दो चीज और बतानी है जिसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इन दो चीजों को बहुत खूबी छोटा सा है, मैं समझा के खत्म कर देता हूँ। पहली तो वैद्युत शक्ति क्या होती है। किसी चीज की वैद्युत शक्ति को हम P से लिखते हैं, P बराबर W/T होता है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड होता है। जूल पर सेकेंड को हम वाट कहते हैं। यही वैद्युत शक्ति होती है। ठीक है, किसी मशीन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैद्युत शक्ति को हम P बराबर W/T। W कोई मशीन कितने घंटे में कितना काम करता है वह उसकी शक्ति कहलाती है। कोई मशीन कितने घंटे में कितना कार्य करता है वो उसकी शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक हमने आपको बताया, इसका मात्रक एक मात्रक होगा, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड को 1 वाट कहते हैं। अब आ जाता है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा देखिएगा बेटा, वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बारे में हम जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। वैद्युत ऊर्जा जो कि किसी भी वस्तु में विद्यमान है। जब कभी भी कार्य किया जाता है तो कार्य करने पर ऊर्जा प्राप्त होती है या कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहा जाता है कि ऊर्जा एनर्जी के बारे में कहा गया E बराबर mc स्क्वायर। साइंटिस्ट E बराबर mc स्क्वायर में ही इसको एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ही ऊर्जा को समझाया है
E इक्वल टू mc स्क्वायर एंड वेयर m इज अ मास, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और c जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है। मतलब 30 करोड़ की रफ्तार से अगर कोई चीज गतिमान होती है तो वो प्रकाश बन जाते है, ऊर्जा बन जाती है। जब कोई वस्तु 30 करोड़ करोड़ की स्पीड से गति करती रहती है तो वो क्या बन जाती है, एक ऊर्जा बन जाती है। तो हमारा E बराबर mc स्क्वायर, तो कोई भी पार्टिकल इतने चीजों से गति करेगा तो वो एक ऊर्जा बन जाएगा। वैद्युत ऊर्जा, विद्युत के द्वारा, विद्युत शक्तियों के द्वारा जो भी ऊर्जा निकल के आती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे पंखे से है, पंखा विद्युत के इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण फ्लो करता है, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा मिलती है। एसी में, डीसी में, एसी अल्टरनेटिंग करंट को नहीं कहेंगे, एसी हम कह सकते हैं जो एयर कंडीशनर जो लगा रहे हैं उसमें भी विद्युत ऊर्जा की बात होती है। तो हमारी हर इर्द गिर्द विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि जब ऊर्जा जो है एक समापन है, कार्य से ऊर्जा का प्राप्त होता है, ऊर्जा से कार्य। तो कहा भी गया है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना हम पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसी वैद्युत ऊर्जा भी, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में किस तरह से हम देखेंगे वैद्युत ऊर्जा, हमें इस एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके द्वारा, देखिए कुछ साइंटिस्ट से बहुत लगाव है भाई, जब तक साइंटिस्ट ना पता हो तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो साइंटिस्ट के नाम के साथ विद्युत ऊर्जा को जोड़ के देखिए, आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। E इक्वल टू mc स्क्वायर, और ये पूरा बन के क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है किलोग्राम में, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि कार्य की भी मात्रा है। यही यूनिट कार्य की होती है, यही सेम यूनिट कार्य की होती है, यही सेम यूनिट कार्य की होती है, समझ के रखिएगा। आप देख लीजिएगा W बराबर F डॉट डी में भी यही सेम यूनिट होती है कार्य की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल, तो इस तरह से वैद्युत ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। कैलोरी इसका एक बड़ा मात्रक, तो एक जूल में 1 जूल बराबर एक जूल, एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। तो थैंक यू क्लास, मुझे सुनने के लिए इतने देर, और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस सेशन को करेंगे, ठीक है। और साथ में सभी को ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ लिंक पे।
तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने मेरा चैनल जो लिंक है वासु गुप्ता 1991@gmail.com और दिस इज माई ईमेल आईडी इज वासुगुप्ता 1991@gmail.com। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हो, आप तो सुन ही रहे हो, उनको भी बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे लिख दिया है, आप इस पर और भी अपने डाउट्स और कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। और मेरे चैनल का नाम बेटा ओम क्लासेस फिजिक्स पीसीएम वाला, ओम क्लासेस पीसीएम वाले के नाम से है, आप ढूंढ सकते हो। तो सभी बच्चों को बता सकते हो कि आसानी से मेरे चैनल ढूंढ लें, ओम क्लासेस पीसीएम वाले, ठीक है। तो इतना आपको करना होगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओम क्लासेस पीसीएम वाले, ओम क्लासेस पीसीएम वाले। तो देखिए बेटा, ओम क्लासेस पीसीएम वाले लिंक, ये ईमेल आईडी आपकी है, ईमेल आईडी आनंद गुप्ता 1991@gmail.com। बेटा आपको अगर चैनल पे कोई भी डाउट हो, आप शेयर कर सकते हैं। आज का चैनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, मैंने पूरा डिटेल दे दिया है। आपको दूसरी जगह से इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक दो बार से अगर बस खाली वीडियो देख लेते हो, आपको पूरा वो चीज़ एकदम बखूबी याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ज़्यादा मटेरियल लिख के नहीं दिया, इसीलिए ज़्यादा डाटा दे सकूँ, मैंने उसको कंक्लूड करके दिया है, आपको बस खाली समझना है। तो अब थैंक यू सो मच क्लास।